नमस्कार, मैं सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ यूपी न्यूज। आपको बता दें कि नेपाल में चुनाव है गांव पालिका और नगर पालिका का। 13 मई भारतीय जो तारीख है उसके हिसाब से 13 मई को यहाँ वोटिंग होगा और अगर नेपाली जो दिनांक है गते बोला जाता है उसके हिसाब से 30 गते को यहाँ चुनाव होने वाला है। हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल के रूपंदेही जिले के जो लुम्बिनी नगर पालिका है, सांस्कृतिक नगर पालिका वहाँ है और यहाँ पर हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं मनमोहन चौधरी जी बैठे हुए हैं। आपको नेपाल का थोड़ा सा हम जिस जगह है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये तराई इलाका है। तराई इलाका इसलिए इसको बोला जाता है कि जब जो समतल जमीन है नेपाल में वो तराई है और जहाँ से पहाड़ शुरू होता है पहाड़ी इलाका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल का जो ये चुनाव है, इस चुनाव में चूँकि बॉर्डर का क्षेत्र भी है, इसके बगल में 1-1.5 किलोमीटर इंडिया पड़ता है जो सिद्धार्थनगर जिला यहाँ से पड़ता है यूपी का। तो कहीं ना कहीं यहाँ के चुनाव में जो भारतीय राजनीति है उसका भी असर देखा जा रहा है। इसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसे कि यहाँ जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह साइकिल है और यूपी में समाजवादी पार्टी है उसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है और यहाँ एक नेपाली जनता पार्टी करके उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और एक भारत में भी है भारतीय जनता पार्टी जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलरिटी है। इन्हीं से हम जानते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा चल रहा है, प्रचार कैसा चल रहा है और माहौल क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद है सतीश जी। किस प्रकार का माहौल है, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, चूँकि आप पहले भी मेयर रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने कहा पहले भी आप मेयर रह चुके हैं यहाँ पर। देखिए, पहली बार जब हमको यहाँ के सम्मानित जनता ने चुना 36 घंटा में यहाँ की सम्मानित जनता ने हम स्वतंत्र थे यानी कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में। उस समय हमारा चुनाव चिन्ह शंख था क्योंकि चुनाव चिन्ह हमारा निश्चित नहीं था। चुनाव चिन्ह हमको लास्ट में मिला और 36 घंटा में यहाँ के सम्मानित जनता ने हमको जिता करके उस कुर्सी पर बैठाया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ हमने जीरो से काम शुरू किया है। नगर पालिका का नाम मात्र था, संपूर्ण गांव ही गांव है। इस वजह से आप देखे होंगे कि लुम्बिनी में थोड़ा जो बाज़ार है महिलवार बाज़ार वही बाज़ार है, अन्यथा संपूर्ण गांव है। नगर पालिका का नाम है। आने के बाद एक ओडा कार्यालय था, उसमें हम लोग संचालन किए। उसके बाद हम लोग जा कर के महिलवार बाज़ार में अपना नगर पालिका का कार्यालय संचालन किए हैं। 13 वार्ड है हमारे नगर पालिका में और आपके बॉर्डर जो हमारा मित्र राष्ट्र भारत है उससे हमारा ज़िला यूपी का सिद्धार्थनगर से एकदम सटा हुआ है। तो उसका कुछ ना कुछ असर यहाँ पर है और हम लोग यहाँ एक सनातन जो हमारा सनातन धर्म है उसके भी हम यहाँ पर उसी के माध्यम से हमारा अयोध्या से जो अयोध्या धाम है वहाँ के मेयर से हम गए थे अयोध्या में और अपना सिस्टर सिटी के रूप में हम वहाँ पर बात रखे कि एक हमारा और आपका संबंध हो। उस सिस्टर सिटी से उन्होंने पत्र भेजा, हमने उसको निर्णय करवा करके और प्रदेश सरकार में इस समय हम अनुमति के लिए भेजे हैं। हमें आशा है कि वह स्वीकृति मिलने के बाद सिस्टर सिटी का हमारा समझौता होगा दोनों नगर पालिका से। वैसे बहुत पहले हम बोधगया से हमारा सिस्टर सिटी का संबंध हम बना चुके हैं। उसी के दौरान स्पेन में मैड्रिड है, कासरेस है, वहाँ पर भी हमारा भगनी संबंध हमने कायम किया है। चाइना में भी हम एक नगर पालिका से कायम किए हैं और अपने लुम्बिनी यानी कि जो यहाँ के आसपास के नगर पालिका हैं, गांव पालिका, उनसे भी हमारा संबंध है। तो उसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि स्पेन सरकार से जो हम स्पेन में हम गए, वहाँ के मेयर साहब ने हमको बुलाया। वहाँ के जाने के बाद हमने देखा अपने यहाँ नगरवासियों को कि सबसे आवश्यकता स्वास्थ्य का है। हमारा मानना है कि एक दवाई और पढ़ाई एकदम फ्री होना चाहिए, वह संपूर्ण जिम्मेवारी सरकार को लेना चाहिए। हम स्पेन में गए, वहाँ पर उसके बारे में समझे बूझे
कि कैसे आप लोग इसको संचालन करते हैं। वहाँ देखे जो इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल एक वार्ड में है, हमारे यहाँ प्रदेश में नहीं है। तो हमने अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि मेयर साहब अगर आप जगह उपलब्ध करा दें ज़मीन तो हम आपका हॉस्पिटल बना देंगे। हमने ज़मीन उपलब्ध करवाया और वहाँ की टीम आई, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और वहाँ के डॉक्टर सब कुछ देखे हम। वार्ड नंबर 10 मधुबनी में वह भवन 100 बेड का हॉस्पिटल, और वह हॉस्पिटल हम गोरखपुर तक हम सर्वे करवाए। वो लोग कहे कि ऐसा हॉस्पिटल बने कि जो कि गोरखपुर इंडिया में है उससे भी बेहतर हो, वहाँ के लोग भी आकर के यहाँ पर इलाज करवा सकें। वह 100 बेड का अगर हॉस्पिटल बन जाएगा, हमारा घोषणा है इस बार इस चुनाव में कि अपने नगरवासियों के लिए बनने के बाद हॉस्पिटल जब बन जाएगा तो निःशुल्क हम उनका सेवा हम करवाएंगे, एक पैसा नहीं लगेगा। चाहे जितना उनको इलाज में चाहे जितना पैसा लगे तो टोटल पैसा हम नगर पालिका से उपलब्ध कराएंगे। और हमारे 2-3 जिला में आप देखेंगे कन्या विद्यालय नहीं है, क्योंकि हम लोग जो अमीर तबका के लोग हैं कहीं ना कहीं हम भेज करके पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे एकदम गरीब हैं उनकी लड़कियों के लिए पढ़ाने के लिए बड़ा समस्या होता है। क्योंकि अगर लड़की को हम बाहर कहीं रखें तो एक गार्जियन का होना ज़रूरी है सुरक्षा दृष्टिकोण से। उसी के तहत नेपाल सरकार से एक विशेष योजना हमने मांगा और वो हमारा योजना स्वीकृत हो गया है। हम टेंडर भी कर चुके हैं 1200 छात्राओं के लिए। कौड़ा महिला विद्यालय का उसका नाम है, कौड़ा महिला विद्यालय आवासीय विद्यालय हम बनवा रहे हैं। ठेका होने के लिए हम प्रक्रिया में डाल चुके हैं। टेंडर स्वीकृति होने के बाद वह काम स्टार्ट हो जाएगा। और जब अयोध्या से हमारा संबंध हुआ तो हमारा वार्ड नंबर 1 भगवानपुर में श्री राम जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर था। वहाँ से हम गए, वहाँ का ईंट भी लाए, वहाँ का मिट्टी लाए राम जन्मभूमि का, और जल भी लाए। और वहाँ के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज जी को हम बुलाए थे, और वहाँ हमारे सम्मानीय राष्ट्रसभा के अध्यक्ष भी गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा आए थे। उनके द्वारा हमने शिलान्यास करवाया है। वह 5 करोड़ रुपये का हमारा योजना है, वह काम शुरू हो गया बनने के लिए। मंदिर क्यों बनाया जा रहा है कि एक तो पहले भी बताया कि हमारे जो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका अंतर्गत गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में हुआ था, और आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। इस दृष्टिकोण से हमने वहाँ से संबंध जोड़ा है कि वहाँ का शिक्षा दीक्षा जो हो हमारे यहाँ लागू हो, हम उसको करें, और जो हमारे यहाँ का है आप वहाँ पर करें। विश्व में आप देखेंगे कि शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध हैं, उनका पूरे विश्व में है शांति होना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जो वर्णन है, रामायण है, वह चीज़ हमारे यहाँ होना चाहिए। इस वजह से हम उसको निर्माण कराए। अयोध्या का जिक्र आपने किया, हमने देखा कि आप वोट मांग रहे हैं गांव में, तो अधिकतर लोगों के कंधे पे भगवा गमछा है। जानना चाहते हैं कि भारत में जो चुनाव हुआ है, आपने देखा ही होगा कि भगवा का कितना ज़्यादा इफेक्ट रहा है। योगी सरकार दोबारा आई तो यहाँ भगवा का एक तरीके से हिंदुत्व जो है, जो इंडिया का है, उसका असर, इंडिया वाले हिंदुत्व का असर नेपाल के चुनाव में कितना आप देखते हैं, या क्या स्थिति है उसकी है? देखिए, जो आप कहे बड़ी अच्छी बात कहे। हम आपके माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि एक सनातन धर्म हमारा एक ऐसा सनातन आज से नहीं है, आज काल से चला आ रहा है। आप देखेंगे कि आज हम गए थे स्पेन में, वहाँ पर भी कृष्ण का भक्त लोग हैं और बड़ा बड़ा मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म से ही सब जुटे हैं। अन्य धर्म देखेंगे कोई 14,000 वर्ष हुआ होगा या 10 हो या कुछ हो, उसके पहले नहीं था धर्म। हमारा सनातन धर्म था, और हमारा सनातन धर्म किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं करता है। किसी भी हिंदू से अगर पूछा जाए बर्दाश्त करता है। इस माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ नगर पालिका में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, यानी कि हर संप्रदाय के लोग हैं, मिल करके हम लोग रहते हैं। कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, सांप्रदायिकता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा संस्कृति है, अपना धर्म है, पहले इसका हमको रक्षा करना है। देखिए, विकास का काम चाहे मनमोहन चौधरी हो या कोई भी व्यक्ति आवे, वहाँ नगर पालिका में विकास का काम चलता रहता है। विकास कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए अपना धर्म और संस्कृति को बचाना है, क्योंकि जब तक हमारा धर्म संस्कृति नहीं रहेगा तब यह कुछ भी नहीं होने वाला है।
तो इस पर हम किसी को यहाँ नहीं कहे हैं गमछा आप इस कलर का रखिए, लेकिन जो आप कहे कि इंडिया से जुटा हुआ हमारा धर्म संस्कृति रोटी बेटी का संबंध इंडिया से है। पूरे नेपाल के लोग आप देखेंगे, इंडिया में हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में, वहाँ के लोग हमारे पशुपतिनाथ में आते हैं दर्शन करें, लुम्बिनी में आते हैं, तो हमारा कहीं भेदभाव नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ धर्म संस्कृति है हमारे यहाँ हो। उसी वजह से सब यहाँ के जो हमारे सम्मानित जनता है आप देख रहे हैं यहाँ है, कोई बुलाए गए नहीं है, सब आए हैं अपने आप। और इन लोगों का जो प्रेम है उनका हम पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी दिन में जो आपके द्वारा नंबर 1 पर हमारा वार्ड नंबर 12 और 13 से उस बार उस पिछले चुनाव में हमको मत मिला था, और आशा और विश्वास है, मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ कि उससे कम नहीं हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस आस्था के लोग यहाँ पर हैं। हमारा आखिरी सवाल ये है कि नेपाली कांग्रेस और एक नेपाली माओवादी या कम्युनिस्ट पार्टी करके राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, तो जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो कहां अपने आप को खड़ा पाते हैं कि इतनी बड़ी पार्टियों के सामने? अब थोड़ा सा मैं नेपाल का चुनाव थोड़ा कम कवरेज किया हूं, तो लोकतांत्रिक जो पार्टी है इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, तो इसके जो प्रत्याशी वो कितना टक्कर दे पाएंगे नेशनल स्तर की पार्टी के प्रत्याशियों को? जी, अब बहुत अच्छी बात कहे, लेकिन नेशनल पार्टी 2 ही पार्टी है यहाँ पर, नेपाली कांग्रेस और हिमालय और एक माओवादी। लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल है, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को जो आस्था है और हमारा, हम पहले भी कहे कि हमारा धर्म और संस्कृति जो है इसका आवाज़ उठाने वाला लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है। हमारे जितने भी वार्ड अध्यक्ष और सदस्य उप मेयर लेकर लड़ रहे हैं, अब देखेंगे प्रत्येक जगह प्रत्येक वार्ड में उसी से लड़ाई है। नंबर 1 पर हमारा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल है, उसी से आप चाहे 1 नंबर हो, 1 इससे लेकर 13 तक हमारे चाहे उप मेयर हों, चाहे वार्ड अध्यक्ष हों, सदस्य हों, कहीं पर अभी देखेंगे तो चाहे हिमालय हो, कहीं चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे माओवादी हो, उसी से लड़ाई में हम लोग हैं। हमारे प्रत्याशी जो हैं उसी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, प्रत्याशी हैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के। एक चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि पिछला जो चुनाव था नेपाल में वो थोड़ा सा अलग था, इस बार का चुनाव एकदम अलग है, क्योंकि पिछली बार जहां हमने देखा कि गाड़ियों का जो काफिला था वो लंबा लंबा नहीं चलता था, लेकिन इस बार आप चुनाव में देखेंगे तो यहाँ का जो गांव पालिका या नगर पालिका का चुनाव है, जैसे इंडिया में आप लंबी लंबी गाड़ियों की जो रैली है वो देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि जो तराई इलाका है, जो तराई इलाका है और उधर पहाड़ी इलाका है, तो कुछ विवाद भी तराई इलाका को लेकर जो नेपाली संविधान था उसमें आप पहले भी देख चुके हैं कि विवाद भी हुआ है। तो एक मधेश जो शब्द है उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद होता रहता है। मधेश के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे साथ बैठे हैं ये इंडियन की तरह दिखते हैं, बिल्कुल हूबहू, लेकिन ये अस्थाई निवासी यहीं के हैं। लेकिन जो नेपाल में एक संविधान का कुछ ऐसा बना था उसमें इनको 2म दर्जे का नागरिक बताया गया, लेकिन ओरिजिनल ये यहीं के निवासी हैं, इसलिए इनको मधेसी कहा जाता है। तो चूंकि जो मधेसी पार्टियां हैं वो तराई इलाकों में, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस नेपाली और ये जो माओवादी है, उनके मुकाबले जो मधेसी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, वो तराई में मजबूत स्थिति में रहती है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो अधिकतर जीत के ही आते हैं। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए चौथा स्तंभ यूपी।